कृष्णा और यादव वंश, इनका क्या लिंक है? सर इनका पालन जो हुआ था नंद बाबा के यहाँ हुआ था, तो वो यादव वंश। तो आपने बीटेक किया है जी सर। 2012 में, जी सर। और किस विषय में किया? और सर मैंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग से। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग से किया। आपने इंजीनियरिंग में थोड़े दिन भी कोशिश नहीं की तैयारी करने की? सर मैंने 2 साल तक किया था। जी सर। सर ओशवाल ग्रुप है ये मोहाली के पास में। अच्छा, कानपुर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्यों ख़त्म हुई? सर विभाजन के बाद जो प्रोड्यूसिंग क्षेत्र थे कॉटन वाले, वो ज़्यादातर पाकिस्तान सिंध वाला था, वहाँ पे चला गया। और दूसरा सर जो सरकारी प्रोत्साहन था थोड़ा कम हो गया, ज़्यादातर प्रोत्साहन पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में, हिमाचल के क्षेत्र में। तो सर ये ट्रांसफ़र हो गया थोड़ा, तो इसके वजह से कानपुर का जो इंडस्ट्री का क्षेत्र है वो इंडस्ट्री जो थी वो कमज़ोर पड़ गई। मुंबई में तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़बरदस्त हो गई थी। सर कानपुर का मैं बता रहा हूँ, थोड़ा यहाँ पे सर मार्केट की भी अवेलेबिलिटी नहीं है। वो मुंबई में सर मार्केट है और गुजरात का एक्सपोर्ट का एरिया है। यूपी की तो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो कपड़ा तो सबको चाहिए, तो यहाँ मार्केट कैसे कमी हो गई भाई? सर वो परचेजिंग पावर भी तो होनी चाहिए, और सर वहाँ एक्सपोर्ट ज़्यादा रहा। किसी से बीटेक किया आपने? सर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग से। अच्छा, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग से। इंडिया का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है? और सर कानपुर को। कानपुर को एक टेक्सटाइल हब बनने के लिए कौन से कारक वहाँ मौजूद थे, कौन से फैक्टर्स वहाँ पे थे? सर वहाँ पे वो एक समय में 184 मिले थी। वो सर गंगा जी की कनेक्टिविटी थी ज़्यादातर ये, और दूसरा सर एक जो रेलवे की किसी कोई भी शहर को एक औद्योगिक केंद्र बनने के लिए वेबर के थ्योरी के अकॉर्डिंग वेबर का थ्योरी जानते हैं आप? जी सर। कौन कौन से फैक्टर ज़रूरी हैं और वो चीज़ें कानपुर में थी? और सर एक एंटरप्रेन्योरशिप वो कानपुर में था वहाँ पे। दूसरा सर मार्केट होना चाहिए, तो कनेक्टिविटी थी दिल्ली और यहाँ की, वो रहा। दूसरा सर दूसरा इस पर नदी का है, गंगा जी का, तो उनसे कनेक्ट था, जो जल मार्ग पहले उपयोग होते थे, तो वो उसका है सर सरकारी प्रोत्साहन। ये तो जल मार्ग क्यों, किस बात और के लिए? गंगा तो दिल्ली से कनेक्टेड नहीं थी। जी सर। सर रेलवे से कनेक्ट रहा है, हाईवे से कनेक्ट रहा है। हाँ, ये रीजन हो सकता है। गंगा नदी का रोल नहीं है, उस रूप में रोल नहीं है। आप बताइए, और बताइए। सर गंगा नदी का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सर मैंने वहाँ पे देखा अभी भी गर्डर जो और बड़ी बड़ी मशीनें हैं, वो सर हम लोगों को बताया जाता था कि ये गंगा नदी के माध्यम से यहाँ लाई गई, और उसकी स्थापना में, जो मिलों की स्थापना में एक बड़ा योगदान रहा। नहीं तो ज़्यादा यहाँ पे सर बनती नहीं थी, तो इम्पोर्ट ही हुआ है। अच्छा, ये जो कपास है, कपड़ा के लिए कपास बहुत ज़रूरी है, कॉटन बहुत ज़रूरी है। उसमें एक बीटी कॉटन होता है। 95% फार्मिंग आजकल बीटी कॉटन का ही होता है। ये बीटी कॉटन में बीटी क्या होता है? सर ये एक बैक्टीरिया है, बैथिल्स जिनेसिस, शायद सर मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ उसका। और सर मिट्टी में ये पाया जाता है। इंजीनियरिंग जब कर रहे होंगे तब तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट घटना है ना, बीटी कॉटन का। जी सर, मैं जानता हूँ सर, वो सर सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ मैं। अच्छा, इस तरह के जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड्स होते हैं, उसको अप्रूवल कौन देता है? सर ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के तहत एक समिति है, और वो से सर अप्रूवल मिलता अच्छा, है। ये जो अप्रूवल है वो किस मिनिस्ट्री में आता है? साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री में आता है कि एग्रीकल्चर में आता है कि किसी और मिनिस्ट्री में आता है? सर साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के तहत है। कंफर्म है आप? जी सर। ये तो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री में आता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का पार्ट है ये। नहीं सर, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सर। आप गलत हो भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि। जी सर, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन जो मैं याद कर पा रहा हूँ सर उसके अनुसार बता रहा हूँ। क्यों, किस आधार पे बोल रहे हैं ये बात आप? सर अभी DMH 11 के लिए जो सरसों का था, सर यहाँ पे दिल्ली विश्वविद्यालय में दीपक पेंटल सर हैं, तो उन्होंने किया था, तो उसका मैंने पढ़ा था अभी कि उसकी जो प्रोसेसिंग चल रही है अनुमति देने की, तो उसके तहत मुझे याद आ रहा है कि मैंने पढ़ा था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री में। कौन है भारत के साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर? सर अभी सर ये जितेंद्र प्रसाद सर। इस तरह के जितने भी सीड्स होते हैं, जी सर। इनका सबसे इम्पोर्टेंट नोडल एजेंसी, रिसर्च से रिलेटेड नोडल एजेंसी कौन सी है?
सर जीएमओ के लिए सारे जितने भी सीट्स हैं। सॉरी सर। ICAR का नाम जानते हैं? जी सर। क्या है फुल फॉर्म? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। कहाँ पे हेड ऑफिस है इसका? सर दिल्ली में ही है। अच्छा, कानपुर में भी इसी तरह का एक इंस्टीट्यूट है? हाँ सर, पल्सेस रिसर्च सेंटर। अच्छा, पल्स रिसर्च सेंटर है। अच्छा, आप ये बताइए, आपने टेक्निकल एजुकेशन ली, जी सर। आपने अपना लाइफ का जो गोल कब तय किया था, किस लेवल पे कि मुझे क्या बनना है बड़े होके? हाई स्कूल में, 12th में, कब तय किया था? सर गोल तो सर 12th में ये था कि बड़े पिताजी सिविल सेवा में थे जी। तो सर था कि सिविल सेवा की तरफ अगर मौका मिलेगा अच्छा। तो जा सकते हैं। लेकिन सर पिताजी की डेथ हो गई तो बीटेक के दौरान तो मुझे 2 साल तक जॉब करना पड़ा। फिर मेरे पास ऑप्शन यही था कि मैं जॉब करते हुए तैयारी करूं। तो सर उसके लिए मैंने तो पिताजी जब सिविल सेवा में किस पद में थे, कहाँ पे थे? बड़े पिताजी सर, मेरे पिताजी ताऊ बड़े जी। पिताजी जी, ताऊ जी। अच्छा। जी सर। तो आपने 12th में तय कर लिया कि मुझको कंपटीशन में जाना है। जी फिर बीटेक क्यों किया फिर आपने कंपटीशन में? तो फिर सर हाँ सर, ये दिक्कत हुई थी सर। मैं प्रतियोगिता दर्पण बहुत पढ़ता था तो उसमें ज़्यादातर जो टॉपर होते थे तो ये था कि बीटेक वाले ज़्यादा, इंजीनियरिंग वाले आ रहे हैं। एक समय था ये भी बहुत ज़्यादा कि ज़्यादातर वही आ रहे हैं, तो उतनी समझ सर थी नहीं। तो मुझे लगा कि बीटेक करने के बाद ही जा सकता हूँ, तो ये सर हो गया। प्रतियोगिता दर्पण के संपादक का नाम याद है आपको? नो नहीं, सर। कोई बात नहीं। अच्छा, अब आप बस ये बताओ कि आपने इतनी अच्छी पर्सनालिटी आपकी दिख रही है, आप फिर एसडीएम बनना चाहते हैं, डिप्टी कलेक्टर। पुलिस की नौकरी में क्या कमी है जो आपको लगा कि नहीं मुझे एसडीएम ही बनना चाहिए? क्या प्लस पॉइंट लगता है आपको एसडीएम बन के मैं क्या कर दूंगा? सर ये नागरिक प्रशासन से जुड़ा पद है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। और सर पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में यहाँ काम करते हुए हम कर सकते हैं, लेकिन ये जो पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हुए नागरिक प्रशासन का नहीं कर सकते हैं। तो ये सर एक अपॉर्चुनिटी। मुझे तो लगता है कि आप पुलिस में रह के ज़्यादा नागरिक की मदद कर सकते हैं। सर मेरा दूसरा ऑप्शन है पुलिस का। नहीं, तो पहले की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने एसडीएम को पहला चॉइस दिया। जी तो सर। आपके दिमाग में हो ना, आप अपने 5 मुझे ऐसे पॉइंट बता दीजिए कि आप ही को चुना जाए इस कुर्सी के लिए। ऐसे क्या 5 पॉइंट हैं जो और लड़कों में नहीं है, जिसकी वजह से मैं आपको ही सिलेक्शन कर दूँ? सर एक हार्ड वर्किंग, दूसरा मुझे सर ये लगता है कि ज़्यादा वो है प्रतिबद्धता है। मैं जिस काम को लेता हूँ तो पूरा करने का प्रयास करता हूँ पूरी तरीके से। लीडरशिप क्वालिटी है, टेक्नो फ्रेंडली, नई जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है उसका यूज करना, और सर संवेदनशीलता। आपको क्या लगता है, योगी गवर्नमेंट के 5 प्लस पॉइंट बता दीजिए और योगी गवर्नमेंट के 5 नेगेटिव पॉइंट बता दीजिए। सर लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है। सर उस योजनाओं का क्रियान्वयन तेज हुआ है, इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, सिंगल विंडो क्लियरेंस, ये सब नए इनोवेटिव आइडियाज आए हैं। इन्वेस्टमेंट कहाँ बढ़ा दिखाई दिया आपको? जैसे सर अभी इन्वेस्टर समिट हुआ तो पिछला 4 लाख का था, अभी 33.50 लाख का हुआ। और अभी सर मैं पढ़ रहा था कि 4 लाख से ज़्यादा मतलब ग्राउंड लेवल। अच्छा, इससे यूपी को क्या फ़ायदा होगा? जो आपकी मीट हुई, इतनी बड़ी मीट हुई, इसका क्या फ़ायदा यूपी को मिलेगा? सर डायरेक्ट एफडीआई आ रहा है, रोजगार जनरेट होगा, उसके साथ टेक्नोलॉजी आता है, मैनेजमेंट आता है। कितने कंट्रीज में इसमें आए थे टोटल आपके? सर इसमें 16 देश थे, मतलब 16। और लगभग कितने पार्टिसिपेंट्स थे जो इसमें पार्टिसिपेट किए इस मीट में, जो फॉरेन से आए थे? सर 19,000 ये सर अभी एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है सर। तो अब आप मान लीजिए आपको एसडीएम बना दिया गया, तो आपके पास बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, आपने अखबार में ही पढ़ते हैं, रोज़ ही पढ़ते हैं। गवर्नमेंट की 5 स्कीम मुझे बता दीजिए कौन कौन सी हैं और उसमें आप क्या योगदान देंगे अगर आप एसडीएम बन जाए? सर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट लेकर तो हाँ, दोनों आप एसडीएम दोनों क्रियान्वित करेंगे? मिशन का चल रहा है सर, आत्मनिर्भर भारत का है, उसके तहत बहुत सारे मिशन चल रहे हैं। दूसरा सर ओडीओपी का है जो सीधे रोजगार से जुड़ता है और उसे, तो स्टेट गवर्नमेंट का। और मिशन शक्ति है, महिला सुरक्षा से संबंधित है। और सर स्वच्छ गंगा मिशन। अच्छा, कानपुर में अभी पुलिस को लेकर पूरा एक चेंज हुआ, पुलिस पैटर्न कोई सेटअप ही चेंज हो गया, क्या चेंज हुआ है ये? सर कमिश्नरेट सिस्टम लाया गया है। क्या फ़र्क होता है कमिश्नरेट सिस्टम में और पुराने सिस्टम में, क्या फ़र्क है दोनों में? सर नागरिक प्रशासन उसमें होता है, डीएम हेड होता है, डीएम के माध्यम से प्रशासन होता है। कमिश्नरेट सिस्टम में पुलिस की जो व्यवस्था सीआरपीसी की जो 107, 8 और सर ये जो धाराएं हैं 144 धारा लगाना है, आर्म लाइसेंस है,
और बार को लाइसेंस देना है, या तो सर तलाशी का है, तो ये सब अधिकार पुलिस प्रशासन डायरेक्ट डील करता है। पहले इसके लिए डीएम या एसडीएम को करना होता। तो आपको क्या लगता है कि ये सिस्टम ज़्यादा अच्छा है या पुराना सिस्टम ज़्यादा अच्छा था? और सर जिस तरह से अपराध का बढ़ा है टेंडेंसी, सर एक तरीका अलग हुआ है, जैसे साइबर क्राइम है, या तो सर और संगठित अपराध बढ़े हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए त्वरित कार्रवाई की जरूरत। तो वो तो पहले भी पुलिस करती थी, जहाँ नहीं है वहाँ पर भी साइबर क्राइम को नियंत्रित कर रही है। ऐसा स्पेसिफिक क्या फ़ायदा हुआ पुलिस को सिस्टम को लागू करने का पब्लिक में? सर डिसीजन मेकिंग फास्ट हो गई है, और अभी वहाँ पे हायर अथॉरिटी मतलब पुलिस अधिकारी जो होते हैं वो बड़े पद वाले बैठते हैं, तो इसलिए डिसीजन ज़्यादा बेहतर हुआ है। मतलब जो एसडीएम और डीएम लोग थे वो डिसीजन अच्छा नहीं ले पाते थे। पुलिस प्रशासन से संबंधित सर मुझे लग रहा है कि जो गैप होता था ना टाइम का, कि हमको 144 लगाना है तो अभी पहले परमिशन या हाउस मतलब तलाशी लेना है। तो आपकी हॉबीज़ क्या क्या है? सर मेरी हॉबी स्टोरी रीडिंग। स्टोरी रीडिंग, अच्छा। किस टाइप की स्टोरी रीड करते हैं? इंग्लिश नावल या हिंदी में, कैसे क्या? हिंदी में ही पढ़ता हूँ, और पेपर में भी आता है, जैसे दैनिक जागरण में एक कॉलम आता है पंथ करके, और वो तो उसको मैं पढ़ता रहता हूँ। सर दूसरा जो भी मोटिवेशनल स्टोरीज है जैसे नेट पे है, और सर कुकू एफएम है अभी ऑनलाइन, तो वहाँ सबसे अच्छा स्टोरी राइटर आप किसको मानते हैं पुराने समय के? अभी नए के नहीं, पुराने समय में सबसे अच्छे स्टोरी राइटर? सर मुंशी प्रेमचंद उनको सबसे अच्छा मानते जी हैं। सर। मुंशी प्रेमचंद जी को क्यों सबसे अच्छा मानते हैं? सर एक तो समाज से जुड़ा हुआ उनका लेखन है, और संवेदनशील मुझे लगता है, और पढ़ने में सर वो जो एक पाठक को उस भावनाओं के उस स्तर तक ले करके जाते हैं। तो सर मेरा जो अनुभव रहा उनकी स्टोरी पढ़ करके, तो पूरी तरह से उसमें गुम हो जाता है पाठक, तो ये मुझे अच्छा लगता है। भाषा उनकी सरल है भाषा बहुत सरल है ना, सीधी पहुंचती है पाठक के पास। तो जब इस तरह का कोई सवाल आपसे किया जाए जी सर। तो जो पंच लाइन है आपकी जी सर। उसको हिट करिए, ओके सर। बाकी इतना डिटेल में सबने आपका जी सर। जनरल नॉलेज चेक किया है। स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट है? सर क्रिकेट देखता हूँ, अभी कुछ दिनों से इधर तक खेल नहीं पाता हूँ, मतलब सर। कोई बात नहीं, देखते हैं। जी सर। खेलने का कोई सर खेलता था अभी नहीं, सर। क्रिकेट नहीं, किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में? नहीं सर, अभी तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। स्पोर्ट्स और गेम्स दो शब्द हैं, जी सर। इनका डिफरेंस बता पाएंगे? डिफरेंस बिटवीन स्पोर्ट एंड गेम्स? सर एक ही डिफरेंस मुझे अभी समझ में आ रहा है, स्पोर्ट्स गेम सर ऑनलाइन भी हो सकता है, स्पोर्ट्स ऑनलाइन नहीं होता। पर जब ऑनलाइन एक्टिविटीज़ होती ही नहीं थी तभी भी स्पोर्ट्स और गेम्स होते थे, नहीं होता था? ये तो पुराने शब्द हैं ना। अभी सर मुझे इतना ही याद आया इंटरनेट था। तो तब आया भी नहीं था। जी सर। नहीं सर का मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए, तो हार्ड वर्किंग और हार्डली वर्किंग में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। सर हार्ड वर्किंग सर जैसे उसको ज़्यादा मेहनत करना, और हार्डली वर्किंग सर कभी कभी मेहनत करना। सर नहीं कन्फर्म वो क्लियर कर पा रहा हूँ। नहीं, आपको पता है क्लियर करना ना क्लियर करना का क्या मतलब? आपको क्या सर इसमें परिश्रमी होना, हार्ड वर्किंग का मतलब किसी भी काम को अगर हम लेते हैं तो पूरी मेहनत के साथ उसको करते हैं, और हार्डली वर्किंग का कभी कभी काम हम कर रहे हैं उसको। जी सर। चलिए, तो आप ये बताएं कि ये कोविड के टाइम में बहुत सारी रिपोर्ट्स आई थी कि यूपी में बहुत लोगों की मृत्यु हुई, तो क्या प्रशासन कोविड को कंट्रोल करने में सक्षम रहा, या उसका रिस्पांस ठीक रहा या नहीं रहा? क्या कमी पाई गई? सर एक तो ये पहले बार इस तरह की पेंडेमिक था इतने बड़े स्तर पे, एक नए तरीके का था, तो सर थोड़ा टाइम लगा सरकार को भी एडजस्ट करने में और उसको समझने में। वैक्सीन थोड़ा लेट से आ पाई,
और सर कोई भी जो जो तरीके थे कोई मालूम नहीं था, तो ये तो सरकार सेकंड वेव में हुआ था, फर्स्ट वेव तो सक्सेसफुल ही रहा था। फर्स्ट वेव में तो ज़्यादा लोग की डेथ नहीं हुई थी, सेकंड वेव में ज़्यादा हुई थी, तो टाइम तो मिला होगा उनको तैयारी के लिए। हाँ सर, इनिशियल स्टेज पे मिला था, लेकिन सर सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की कमी जो बहुत ज़्यादा हो गई सर, पॉपुलेशन ज़्यादा है हमारी और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा वीक है, तो ये रीज़न रहा सर। और प्रशासन के स्तर पे उतना मतलब जो वो जितना तेज़ी से होना चाहिए था उतना उस तरह से मैनेजमेंट थोड़ा कमी लगी। तो जो खबर थी अखबारों में कि इतनी सारी लाशें पाई गई नदियों के किनारे, ये सब तो सही मायने में वो कोविड की वजह से मरे हुए लोग थे? सर कोविड के साथ साथ और भी जैसे हार्ट डिजीज़ है और टीबी के पेशेंट हैं या ज़्यादा बुजुर्ग लोग हैं जो जिनको दमा का बीमारी थी, तो ये सर इस कोविड की वजह से वो भी ज़्यादा, एक तो हॉस्पिटल बंद थे तो इलाज भी प्रॉपर नहीं मिल पा रहा था। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में एजुकेशन एरिया में यूपी की बहुत अच्छी रैंक नहीं है, क्या कारण हो सकते हैं? सर एक तो जो बेसिक लेवल पे है सरकारी स्कूलों को, जो सर मैंने अपने गांव में भी देखा है, तो वो सर लोग प्राइवेट, एक माइंड सेट भी है कि प्राइवेट में अच्छी पढ़ाई होती है, थोड़ा सा गवर्नमेंट का भी है उतना अच्छा नहीं। अब सर सरकार कर रही है कायाकल्प के तहत, तो वो एक लैग रही। दूसरा है सर जैसे जैसे अभी सुधार हो रहा है तो लोग ज़्यादातर प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं और अवेयरनेस की कमी रही लोगों में, रोज़गार से शिक्षा नहीं जुड़ी है, उसका भी एक बड़ा कारण है सर इंडिया में। यूपी में कौन से बड़े एक्सप्रेसवेज हैं? सर नोएडा है और लखनऊ, ये नोएडा टू आगरा है सर, और एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, गंगा एक्सप्रेसवे है सर, और बुंदेलखंड एक्सप्रेस। सर इसमें 5 एक्सप्रेसवे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे बन गया? सर अभी बन रहा है। और बनने वाले कौन से हैं? और बने हुए सर तो मैंने बताया सर, नोएडा से आगरा वाला है, फिर लखनऊ आगरा नहीं, से ये तो 3 बता दिए, आगरा लखनऊ, यहाँ से आगरा, पूर्वांचल 3, और ये आपका गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज और बुंदेलखंड, ये 5 हो गए। इसके अलावा और कौन से बन रहे हैं? सर एक गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है, एक अभी सर इस बार के बजट में है बुंदेलखंड का झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे। तो ये जो आपने आखिर में बताई, ये इनका क्या उद्देश्य है, ये लिंक बनाने के लिए? सर जैसे झांसी बड़ा शहर है तो उसको जोड़ना है सीधे एक्सप्रेसवे से, और सर चित्रकूट है शहर, एक अच्छा शहर होने के साथ साथ धार्मिक पर्यटन के लिए भी है, तो सर उसको जोड़ करके इससे सर अपना जो ऊर्जा बचत होगी और टाइम की बचत होगी। इस पे इंडस्ट्री जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उसको विकसित किया जाएगा। अभी जब आप एक्सप्रेसवे बना लेंगे तो गाड़ियाँ भी बहुत दन के चलेंगी, तो ऊर्जा की बचत होगी या और खर्चा होगा? सर जैसे स्टॉपेज ज़्यादा होते हैं तो ऊर्जा ज़्यादा कंज्यूम होती है, तो अभी कम समय में सहूलियत होगी तो लोग चला करेंगे, नहीं तो पहले तो ट्रेन से ही जाते थे, अब अपनी गाड़ी से जाया करेंगे। हाँ सर ये एक है एनर्जी कंजम्पशन तो आपका ट्रेन में कम होता है, हर आदमी अपनी गाड़ी से जाएगा तो ज़्यादा खर्चा होगा। जी सर, ये अगर सार्वजनिक परिवहन का ज़्यादा यूज करें, वो तो सर हमारे उपयोग पे है कि हमको समझना होगा कि हम कैसा साधन यूज करते हैं। अगर सर हम सार्वजनिक परिवहन को ज़्यादा सुविधाजनक हो, ज़्यादा यूज करें तो ऊर्जा बचाई जा सकती है। लाइफ क्या चीज़ है? और ये कोई एक्रोनिम है ना? जी सर, अभी COP27 में प्रधानमंत्री जी ने एक जो हम लोग अपना डेली लाइफ है उसमें प्रकृति को महत्व देना है, तो सर इसके लिए एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है 1 अरब लोगों को जोड़ने के लिए। इसका पूरे में बताएं कि क्या मतलब है इसका? सॉरी सर, याद नहीं कर पा रहा हूँ। बुंदेलखंड में क्या ऐसी चीज़ होने जा रही है या होना शुरू हो गया है जिससे कि बुंदेलखंड में बहुत बदलाव आएगा? सर बुंदेलखंड में जो रक्षा कॉरिडोर का एक बनाया जा रहा है
उसे सर रोजगार के लिए और वहाँ पे पर रक्षा कॉरिडोर में तो रोज़गार ज़्यादा हो नहीं सकते, क्योंकि वो तो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल होंगी। रोज़गार तो कम ही होंगे, सीमित होंगे, और ज़्यादा टेक्निकली क्वालिफाइड लोग ही इस्तेमाल होंगे। ऊर्जा के क्षेत्र में बुंदेलखंड में क्या हो रहा है? सर वहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा के लिए सोलर पार्क स्थापित किया जाना है, जो अर्जुन सहायक परियोजना में 6,000 मेगावाट का एक लगा हुआ है पहले से। और अभी सर रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा जोर है उधर। ये कहते हैं कि नवीनीकरण एनर्जी ऊर्जा में हमारा 40% शेयर हो गया है कैपेसिटी में। तो आप क्या मानते हैं कि हमारे जो एनर्जी कंजम्पशन है उसके अंदर भी 40% नवीनीकरण ऊर्जा का हो गया है शेयर? नहीं सर, विद्युत जो उत्पादन होता है उसमें 40% का लक्ष्य है। तो सर वो कंप्लीट हुआ है। जो सिर्फ विद्युत वाले में ही अगर कहें तो 40% शेयर है विद्युत ऊर्जा के कंजम्पशन में, या ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है? सर जहाँ तक सरकार का रिकॉर्ड है तो ये हो चुका है। और क्यों, कैपेसिटी और एनर्जी में कोई अंतर होता है कि नहीं होता है? सर अंतर होता है सर, एक तो इंस्टॉल्ड। इस समय कितनी हमारी एनर्जी कंजम्पशन होगा जो नवीनीकरण ऊर्जा से निकलता है? सर इस समय सर 28% के करीब है सर, जो विद्युत उत्पादन हो रहा है उसमें। मेरे ख्याल से जो आपका सोलर एनर्जी का आएगा बहुत कम आएगा। सर सोलर एनर्जी का कम है, उस सोलर एनर्जी का तो सर 12-13% है। एग्जैक्ट डाटा तो नहीं, एक राउंड अबाउट सर बता रहा हूँ, 12-13% है। बाकी अब आप थोड़ा बाहर जाएं